हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह था। बताना लॉक के अनुसार। तो यहाँ की यह दिया है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना, अपने सदस्यों को मूल अधिकार प्रदान करना, या लास्ट है अंग्रेजी राजतंत्र के वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना। तो देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, लॉक के अनुसार राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है, ये सबको पता है। नेक्स्ट है, दिया कि इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है। दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बिल्कुल सही है। कल्याणकारी राज्य ये नहीं है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी है, और वर्ग संघर्ष ये भी मार्क्स ने बताया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अंग नहीं है, मार्क्सवाद का अंग नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य ये मार्क्स ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात मार्क्सवाद का अंग है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद जिसे इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या कहा जाता है, वर्ग संघर्ष, मूल्य का श्रम सिद्धांत, इसे ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सारे के सारे मार्क्सवाद के अंग हैं। अगला है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, या राज्य सरकार की आत्मा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मार्क्सवाद के अनुसार क्या है कि राज्य एक वर्ग संरचना है। इसमें मुख्यतः दो वर्ग पाए जाते हैं, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक हर समय में, हर काल में समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग शोषक होता है एवं शासित वर्ग क्या होता है, शोषित होता है। हर काल में दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष चलता रहता है। पूंजीवादी समाज में भी बुर्जुआ वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग विद्यमान है। शोषण मुक्त समाज के लिए मार्क्स राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है एवं वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज के निर्माण की बात करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूनानी नगर राज्य। देखिए, इसे नगर राज्य को इसको पहले उसकी भाषा में यहाँ पे पोलिस कहा जाता था। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा या फिर राज्य? तो सबको पता है, बहुत ही आसान ये प्रश्न है कि ऑप्शन डी अर्थात राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी, और ये लघु खंड ही नगर राज्य थे। नगर राज्य के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? ये दिया है दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में मैकाइवर, गिरक्राइट्स, बर्ग एवं बर्गेस आदि हैं। मैकाइवर के अनुसार क्या है, रक्त का संबंध समाज जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। इस संबंध में गार्नर ने भी कहा कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो
क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमिक विकास का परिणाम वाला में। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, राज्य के उद्देश्य या राज्य की उत्पत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। हाब्स, लॉक और रूसो इसके मुख्य प्रतिपादकों में शामिल हैं। प्लेटो और अरस्तु ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की बहुत कड़ी आलोचना भी की थी। नेक्स्ट है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ए है टी.एच. ग्रीन, बेंथम, जे.एस. मिल और हीगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन अर्थात थॉमस हिल ग्रीन इसको बोला जाता है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य का प्रादुर्भाव होता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे अधिकारों के अधिकारों का सम्मान करता है। ग्रीन का मानना है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं इच्छा है। नेक्स्ट है दिया है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास या धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना का विकास। ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना का विकास। आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है। आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्राय एकाकार हो गए हैं। राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को राष्ट्र हित कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिया है कि निम्न में से किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ऑप्शन है विलोवी, सीले, यहाँ पे मैकाइवर है और गार्नर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकाइवर। उपरोक्त जो कथन है ये मैकाइवर का है। देखिए मैकाइवर का मानना है कि राज्य विकास का परिणाम है। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध के सबसे समाज का विकास होता है और बाद में समाज से ही राज्य का जन्म होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक लोकप्रिय था? देखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये नहीं है, शक्ति का सिद्धांत ये भी नहीं है, सामाजिक समझौता ही सिद्धांत इसमें था, ऐतिहासिक सिद्धांत ये भी नहीं था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता का सिद्धांत 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो सबको पता हाब्स, लॉक और रूसो। देखिए इनके अनुसार कि राज्य क्या है कि एक कृत्रिम संस्था है जिसको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, वो भी कैसे? समझौता करके। नेक्स्ट है देखिए राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? रक्त संबंध दिया है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति दिया है, आर्थिक गतिविधियां दिया है या फिर उपयुक्त सभी दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात ये ऊपर के ए, बी और सी ये सारे के सारे राज्य के विकास में ये सहायक रहे हैं। ठीक है, तो राज्य के विकास को एक तत्वीय आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके विकास में अन्य तत्वों का सम्मिलन योगदान रहा है। रक्त संबंध, धर्म है, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है और राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक गतिविधियाँ भी इत्यादि जो है ये सारे के सारे सहायक तत्व रहे हैं इसके विकास में। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था? प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। लॉक दिया है, रूसो, हाब्स और लीकॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाब्स। देखिए हाब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हाब्स के अनुसार हम मानव स्वभाव से संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा है, भय है और सत्ता। देखिए प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। और ये मानव के स्वभाव के बारे में भी बताया, कुछ झगड़ालू थे, हत्यारे थे, एक दूसरे को मारते रहते थे, इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था थी वो युद्ध था। ठीक है, और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये हाब्स ने बताया था और किस ग्रंथ में बताया है? तो ये लेवायथन में बताया है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी
प्रभुसत्ता की विशेषता है? निम्न में से कौन सी प्रभुसत्ता की विशेषता है? देखिए यहाँ पे दो दिया, स्थायित्व ये भी संप्रभुता की या फिर प्रभुसत्ता की विशेषता है, और सार्वभौमिकता जो है ये भी संप्रभुता की विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की विशेषताएं कुछ बताई गई है, जैसे पूर्णता है, सार्वभौमिकता है, अदेयता है, स्थायित्व और अविभाज्यता। 5 तरीके से जो कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत ये विशेषताएं बताई गई है। देखिए सार्वभौमिकता, राज्य के अंदर सब कुछ संप्रभु के अधीन होता है, और स्थायित्व का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता अस्थायी होता है। यह गुण संप्रभुता से अलग कर पाना संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता और नाम मात्र की संप्रभुता। तो इसका जो ऑप्शन बी है जन संप्रभुता, ये जनता को सर्वोच्च मानती है, क्योंकि सब कुछ जनता के हाथ में रहती है। देखिए जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। इसे लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है। जीन जैकब्स रूसो ने इस धारणा का प्रबल समर्थन किया। उनके अनुसार प्रत्येक नागरिक संप्रभुता का स्वामी और सेवक दोनों है। इस आधार पर उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी समर्थन किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरएनस, सोवियत, इम्पीरियम या सोवियस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपरएनस। देखिए संप्रभुता का आंग्ल परिभाषी शब्द सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस यानी कि सुपर प्लस एनस इसको बोला जाता है, एनस। ये इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। देखिए 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो फ्रांसीसी एक विचारक थे, बोदा थे। इन्होंने एक पुस्तक है द 6 बुक्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ राज्य पर 6 निबंध में किया था इस शब्द का प्रयोग। सबसे पहले कौन किया था? जीन बोदा या जिया बोदा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? दिया है ए जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधिक संप्रभुता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे विधिक संप्रभुता कहा जाता है। विधिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता का विभाजन डी ज्यूरी और डी फैक्टो में किया गया है। डी ज्यूरी का तात्पर्य यह है कि संप्रभुता का प्रयोग करता है, संप्रभुता का प्रयोग करता है, और डी फैक्टो का संबंध उससे है जिसमें संप्रभुता निहित रहती है। किसी भी देश में क्रांति या बल सत्ता परिवर्तन के दौरान इन दोनों के मतभेद कर पाना बहुत कठिन होता है। तो देखिए विधिक संप्रभुता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है? यहाँ पे दिया कि अविभाज्यता, निरपेक्ष और अस्थायी और व्यापक। देखिए अस्थायी ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा कि विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और राज्य में विद्यमान प्रत्येक संघ या समुदाय पर संप्रभु द्वारा निर्मित कानून बाध्यकारी है। इसके अंतर्गत अविभाज्यता, निरपेक्षता, व्यापक को शामिल किया जाता है। संप्रभुता के प्रमुख विशेषता जैसे बताया गया है कि जैसे व्यापकता, निरपेक्षता, अविभाज्यता और स्थायित्व। अतः इससे अस्थायी होना संप्रभुता की विशेषता नहीं है। स्थायित्व हो जाएगा, अस्थायी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रभुता शब्द जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? सुप्रीम से, सोवियत से, स्टैट्यूस से या सुप्रेनस यानी कि सुपर एनस से? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर एनस अर्थात सुप्रेनस। तो इसके बारे में बताया भी गया है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक या फिर रूसो? तो सबको पता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता है। द प्रोविस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिबेटेड 1882 तथा लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ 1863 में लिखा गया था। इनकी कुछ रचना है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को अधिकांश समाज स्वभाव से ही मानता है, परंतु वह स्वयं इस ढंग से
किसी की आज्ञा नहीं मानता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन संप्रभुता के आख्याता है, यानी कि व्याख्याता है, आख्याता है। तो यहाँ पे दिया है रूसो, बोंदा, हास और ऑस्टिन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, एक तरीके से हो जाएगा। देखिए रूसो को संप्रभुता, जन संप्रभुता, यहाँ पे लिखा है जन संप्रभुता ना, तो जन संप्रभुता अर्थात जन संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता भी कहा जाता है। तो लोकप्रिय संप्रभुता का जन्मदाता या आख्याता रूसो ही है, और जन संप्रभुता का मतलब ही वही हो गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो। देखिए रूसो को जन संप्रभुता यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता का आख्याता या व्याख्याता माना जाता है। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। रूसो ने ऐसे नागरिकों के सहज समुदाय की कल्पना की थी जो ऊंच नीच के संबंधों से परे समानता और एकता के वाहक होंगे। इसलिए उन्हें विश्वास था कि उनके बीच में जन इच्छा उत्पन्न होना आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।